हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर सीयू मिश्रा और यहां पर आप सभी के लिए लेकर आए हम क्लास 12th इंग्लिश के 3 इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। मैंने आपको दिया था ना सर, वो दिया था ना, क्या सर दिए थे, वो दिए थे 40 टॉपिक। तो उसका सोल्यूशन भी तो होना चाहिए। क्लास 12th इंग्लिश का बिल्कुल सर सोल्यूशन होना चाहिए। तो वही है सर इसका सोल्यूशन। उसका ये क्या है सर, सोल्यूशन है। और आप लोग क्या करिएगा सर, तैयार कर लीजिएगा, तैयार करते जाइएगा हमारे साथ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को, कोई दिक्कत आप लोगों को सर होनी नहीं चाहिए, ठीक ना। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप छाप देंगे, मैं हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे सर ये आपका क्लास 12th इंग्लिश 2025 बोर्ड के लिए टॉप 3 सेंट्रल आइडिया। जी हाँ, टॉप 3 सेंट्रल आइडिया। ये आपके 4 नंबर के पेपर में आते सर। 4 मार्क्स कितना सर जी, 4 नंबर के कुल पेपर में आते हैं, जो कि आपका 100% सर ये गारंटी ले रहे हैं कि यहाँ से आएगा। सर कैसे, सर कैसे बोल दिए कि सर ये हमारे पेपर में आएगा, क्योंकि सर ये बार बार रिपीटेड है। और ये मैंने जो क्लास 12th, जो आपका 12th है, इसका जो मैं इंग्लिश दिया था ना, आपको याद होगा, जो इंग्लिश में आपको दिया था, उसमें आपको 40 टॉपिक पढ़ाया था। कितना सर आपको पढ़ाया था सर, 40 टॉपिक। तो उसी 40 टॉपिक का ये क्या है, सोल्यूशन है। आप केवल इतना सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए। इसके बाद आपको कोई भी सेंट्रल आइडिया ना पढ़ने की जरूरत है, ना याद करने की जरूरत है। लिख कर नोट कर लो जो मैं कह रहा हूं। अगर आप इतना सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेते हैं तो इसके बाद ना आपको याद करने की जरूरत है सेंट्रल आइडिया कोई, ना आपको रटने की जरूरत है, क्योंकि जितने भी सेंट्रल आइडिया हैं वो सारे सेंट्रल आइडिया आपका एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। इसके बाद कोई भी वीडियो आपको नहीं चाहिए पढ़ने के लिए, ना रटने के लिए, ठीक है। आपके पेपर में आएगा सर, तो आपको क्या करना है, केवल केवल सर आपको छापना है। केवल केवल सर आपको क्या करना है, छापना, और कुछ करना नहीं। अच्छा, 3 सेंट्रल आइडिया सर किस पे हैं, ये सर किस पे सेंट्रल आइडिया है, ये भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये सेंट्रल आइडिया सर किस पे है सेंट्रल आइडिया, मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट थोड़ा सेलेक्ट कर ले। चलिए, ये जो सेंट्रल आइडिया है सर जी, ये आपका माई मदर एट 66 किस पर है सर जी, माई मदर एट 66। और फिर यहाँ पे सेकंड वाला इपिक, और यहाँ पे तीसरा जो है आपका ए थिंक ऑफ ब्यूटी, ए थिंक ऑफ ब्यूटी। ये टॉप 3 सेंट्रल आइडिया है जो कि सर 4 नंबर के आएंगे सर। कितना लिखना रहेगा, क्या लिखना रहेगा, वो आपको मैं सारा चीज डिटेल वीडियो में नीचे बता रहा हूँ, आगे मतलब बताऊंगा। साथ ही साथ आपको एक काम करना है सर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर कर देना है। रुकना नहीं है सर, शेयर कर देना है, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे हम लोग देखते हैं सर जी सेंट्रल आइडिया। सर किसका देख रहे हैं सर जी, माई मदर एट 66। किसका सर, माई मदर एट 66, यानी कि मेरी 66 साल की माँ, मेरी 66 साल की माँ, माई मदर एट 66। सर कैसे लिखेंगे, इसमें सर क्या लिखना है, केवल आपको इतना लिखना है, हो गया, इतना लिखना है आपका सर। 4 मार्क्स बिल्कुल आपका डन हो जाएगा सर। आप इतना लिख दीजिए, आपका 4 नंबर बिल्कुल सर डन हो जाएगा। सर लिखना क्या, ध्यान देना, माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज एंड द फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन एसोसिएटेड विथ इट। यानी कि 66 साल की मेरी माँ बढ़ती उम्र और उससे जुड़े नुकसान और अलगाव के डर के विषय पर आधारित है। यानी माई मदर एट 66 is based on the theme of advancing age and the fear of loss and separation associated with it। ठीक है ना। फिर लिखेंगे the poet undergoes a plethora of emotionals, यानी कवित्री जब अपनी माँ को बूढ़ी होती हुई देखती है when she sees, when she sees her mother aging and feel the pangs of separation at the losing thought of losing her, अर्थात उसे खोने के विचार से अलगाव की पीड़ा महसूस करती है, तो वह अपनी भावनाओं को अधिकता से क्या करती है, गुजरती है। बस आपको सर इतना आप पढ़ लीजिए, 4 नंबर सर आपको मिल जाएगा। ये 4 नंबर आपका सर डन है। अब कहेंगे गुरुदेव छोटा है, अरे छोटा नहीं सर, बड़ा है। देखने में यहाँ पे छोटा लग रहा है, लिखेंगे तो सर बड़ा हो जाएगा,
क्या लिखेंगे, फिर से ध्यान देना है, याद कर लीजिए। माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज एंड द फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन एसोसिएटेड विथ इट. द पोएट अंडरगोज ए प्लैंथोरा ऑफ इमोशंस व्हेन शी सीज हर मदर एजिंग एंड फील्स द पैंग्स ऑफ सेपरेशन एट द थॉट ऑफ लॉसिंग हर. दैट्स क्लियर, ठीक ना। अगला यहाँ पे आपका है सेंट्रल आइडिया, वो किस पे सर जी, वो है आपका सेकंड वाला सर, कीपिंग क्विट. सर किस पर सेंट्रल आइडिया सर, कीपिंग क्विट पर है. किस पे सर जी, सेंट्रल आइडिया कीपिंग क्विट पर है सेंट्रल आइडिया. ठीक है, अब इसमें सर कैसे लिखना है, कैसे याद करना है, ध्यान दीजिएगा. इसमें लिखना है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्विट इज टू कीप साइलेंस फॉर ए मोमेंट एंड डू नथिंग. Instead, introspect over slave and understand what we are doing. अब इसका एक एक करके देखते हैं, इसका अब एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले क्या है यहाँ पे, जस्ट सेकेंड यार, एक कॉल आ रहा है, थोड़ा फोन को साइलेंट कर देते हैं. द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्विट इट इज टू कीप साइलेंस फॉर ए मूवमेंट एंड डू नथिंग. अर्थात यहाँ पे कीपिंग साइलेंट कविता का केंद्रीय विचार आंदोलन के लिए मौन रखना और कुछ न करना है. इंस्टीट्यूट इंट्रोस्पेक्ट ओवर स्लेव एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग. और यहाँ क्या लिखेंगे, और इसके बजाय आत्मनिरीक्षण करें. द पोएट अपील्स टू स्टॉप वार्स, हेट, पॉल्यूशन, किलिंग ऑफ एनिमल एंड हर्टिंग ओवर स्लेव एंड स्पेयर टाइम टू गो डीप इनटू द सॉइल. अर्थात जो कवि है अपील करता है कि युद्ध, घृणा, प्रदूषण, जानवरों की हत्या और खुद को चोट पहुंचाने से रोके और आत्मा की गहराई में जाने के लिए समय दे, खाली समय दे. ये है आपका कीपिंग क्विट, ठीक है ना, कीपिंग क्विट. ये आपको यहां से यहां तक आपको याद करना है और ज्यादा आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. क्या याद करेंगे कीपिंग क्विट, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्विट इज टू कीप साइलेंस फॉर ए मोमेंट and do nothing. Instead, introspect over slave and understand what we are doing. The poet appeals to stop war, hate, pollution, killing of animals and hurting over slave and spare time to go deep into the soil. बस यही आपको लिखना है, इसके अलावा आपको कुछ भी सर लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, ध्यान देना. अगला यहाँ पे सी वाला सर, मतलब थर्ड वाला क्या है, ए थिंक ऑफ ब्यूटी. क्या है सर, ए थिंक ऑफ ब्यूटी. अगला सर क्या है, ये भी यहाँ पे ए थिंक ऑफ ब्यूटी. ये सर जी, और ये आपके सब 5 स्टार पॉइंट लगाओ, क्योंकि आपकी ये जो आपका मैं 40 टॉपिक दिया था उसी का सोल्यूशन है. क्या करेंगे, द थीम ऑफ द पोएम ए थिंक ऑफ ब्यूटी, द हैप्पीनेस दैट ए ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स नेवर फेड्स इनटू नथिंगनेस but multiplies manifold whenever it returns to our mind. In the poem, the poet says that a thing of beauty is a joy forever, even in the midst of disease, suffering, and disappointments of life. अर्थात कविता का विषय है कि सौंदर्य की वस्तु यानी ए थिंक ऑफ ब्यूटी एक वस्तु जो खुशी प्रदान करती है, वह कभी भी शून्यता में नहीं मिटती, बल्कि जब भी हमारे मन में लौटती है तो कई गुना बढ़ जाती है. कविता में कवि कहता है कि सुंदरता की वस्तु जीवन की बीमारी, कष्ट और निराशा के बीच हमेशा के लिए क्या है, एक आनंद है. क्या लिखेंगे, द थीम ऑफ पोएट ए थिंक ऑफ ब्यूटी, द हैप्पीनेस दैट ए ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स नेवर फेड्स इनटू नथिंगनेस बट मल्टीप्लाइज manifold whenever it returns to our mind. In the poem, the poet says that a thing of beauty is a joy forever, even the midst of disease, suffering and disappointments of life. बस ये आपके 3 सबसे इंपॉर्टेंट वाले सेंट्रल आइडिया है. ये सेंट्रल आइडिया आप लोग तैयार कर लीजिएगा, और जो आपके सोल्यूशन मैं करवा रहा हूँ 40 टॉपिक का, वो आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो गया है. अब ऐसे ही आप लोग जुड़े रहें, चैनल को करिए सब्सक्राइब. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों. थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय.